नमस्कार साथियों, डिसेंट इंस्टीट्यूट के इस चैनल पर आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। मैं नरेश शर्मा टेस्ट सीरीज की वो श्रृंखला आगे लेकर के आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ। तो इसमें हम टीचिंग मेथड के क्वेश्चंस देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 से देखें आप। मल्टीलिंगुअलिज्म इज़ द एबिलिटी ऑफ। तो ऐसा व्यक्ति जो एक भाषा बोलता है उसको हम बोलते हैं मोनोलिंग्विस्ट। जो दो भाषाएं बोलता है उसको हम बोलते हैं बाईलिंग्विस्ट। जो तीन अथवा तीन से ज़्यादा भाषाएं बोलता है उसको हम बोलते हैं पॉलीग्लॉट, नहीं तो मल्टीलिंग्विस्ट। तो मल्टीलिंग्विस्ट क्या है? एक स्किल है जहां व्यक्ति तीन अथवा तीन से ज़्यादा भाषाएं बोलता है। तो क्वेश्चन है कि मल्टीलिंगुअलिज्म इज़ द एबिलिटी ऑफ। मल्टीलिंगुअलिज्म एक योग्यता है किसकी? एन इंडिविजुअल स्पीकर टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली इन 3 और मोर लैंग्वेजेस। यस, एक अकेला जो वक्ता होता है वो प्रभावी तरीके से 3 अथवा ज़्यादा भाषाओं में कम्युनिकेशन कर सकता है। करेक्ट। ए कम्युनिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली इन 3 और मोर लैंग्वेजेस। यस, एक समुदाय भी जो होता है वो प्रभावी संप्रेषण 3 अथवा 3 से ज़्यादा भाषाओं में कर सकता है। चाहे एक व्यक्ति 3 अथवा 3 से ज़्यादा भाषाएं बोले, या कोई कम्युनिटी, कोई समुदाय बोले, या कोई समाज बोलता है, वो मल्टीलिंगुअलिज्म ही कहलाता है। तो जवाब छात्रों इसका आएगा डी, बोथ ए एंड बी। ये इसका जवाब है। अगला क्वेश्चन है छात्रों रेमेडियल टीचिंग। तो आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है फाइंड आउट द इनकरेक्ट वन। इनमें से जो असत्य है वो आपको निकालना है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला है छात्रों रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड्स नेसेसरी एंड करेक्ट फाउंडेशन। उपचारात्मक शिक्षण आवश्यक और सही आधार उपलब्ध कराता है टू रेक्टिफाई पास्ट मिस्टेक्स। पास्ट में जो गलतियां हुई हैं, त्रुटियां हुई हैं, उनको सुधारने में, एंड इम्प्रूव फ्यूचर लर्निंग, और भविष्य का भी जो अधिगम है उसको सुधारने के लिए। करेक्ट। रेक्टिफाइज कॉन्सेप्ट्स, उन अवधारणाओं को सुधारता है दैट हैव बीन कन्फ्यूज्ड और मिसअंडरस्टूड, जो जिनसे या तो बच्चा असमंजस में या फिर उन्हें गलत सीखा है। अगला है फिल इन द गैप्स दैट हैव क्रेप्ट इनटू द स्टूडेंट्स लर्निंग। अधिगमकर्ता के अधिगम में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गैप हो गई हैं या जो छूट गई हैं। तीनों ही जो फैक्ट हैं ये रेमेडियल टीचिंग को एडवोकेट करते हैं, उसका समर्थन करते हैं। फोर्थ वाला पढ़ें, नेग्लेक्ट रेगुलर एंड बेटर स्टडी हैबिट्स, यानी कि नियमित और अच्छे अध्ययन की जो आदतें हैं उनको ये अवॉइड करता है। इनकरेक्ट। तो दिस इज योर आंसर, क्वेश्चन नंबर 17। अब हम छात्रों देखें अगला क्वेश्चन नंबर 18, विच इज नॉट ट्रू इन द रेफरेंस ऑफ आरटी। उपचारात्मक शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इट इज द नेक्स्ट नेचुरल स्टेप कैरीड आउट आफ्टर डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। यस, वेन एवर टीचर गोज इन टू द क्लास, जब भी कोई शिक्षक कक्षा में जाता है तो उसका सबसे पहला स्टेप छात्रों होता है बच्चों को मोटिवेट करना टुवर्ड्स द सब्जेक्ट व्हाट ही इज गोइंग टू टीच। तो सबसे पहले शिक्षक करता है मोटिवेशन, के बाद में वो पढ़ाता है, पढ़ाने के बाद में बच्चों का इवेल्युएशन करता है। इवेल्युएशन जो आपका होता है उससे फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जिसको हम बोलते हैं छात्रों डायग्नोस्टिक टेस्ट, यानी कि डायग्नोसिस, निदान। और निदान के बाद आता है आपका रेमेडियल टीचिंग। तो इसीलिए कहते हैं कि रेमेडियल टीचिंग इज नॉट अ रैंडम प्रोसेस, इट इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस, क्योंकि एक प्रक्रिया को ये फॉलो करता है एक के बाद एक। देखो, इट इज द नेक्स्ट नेचुरल स्टेप, ये अगला प्राकृतिक कदम होता है कैरीड आउट आफ्टर डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। तो यस, गिफ्टेड लर्नर्स में रिक्वायर रेमेडियल टीचिंग। जो प्रतिभावान या प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उन्हें भी आरटी की आवश्यकता हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। जो मेधावी बच्चे होते हैं, जरूरी नहीं है कि उनके दिमाग में मशीन लगी हुई है और जो भी आपने पढ़ा है वो कट टू कट उनके समझ में आ जाए। उनको भी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जहां आरटी की आवश्यकता होती है। ये भी करेक्ट है। अगला है छात्रों इट इज डन
नो। अगला है इन सम केसेस, कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि इट माइट रिक्वायर सिंपल रीटीचिंग, जहां पर केवल साधारण पुनर्शिक्षण की आवश्यकता होती है, एंड इन अदर केसेस मोर एक्सटेंसिव एफर्ट्स। और कुछ ऐसे मामले भी होते हैं जो जहां पर बहुत ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होती है, सच एज मोटिवेशन, जैसे अभिप्रेरणा भी देनी पड़ सकती है, एंड करेक्शन ऑफ इमोशनल इनसिक्योरिटीज, और भावनात्मक असुरक्षा को भी सुधारा जा सकता है। करेक्ट। अगला आता है इट इज डन लेस, तो लेस नहीं मोर आएगा। इट इज डन मोर टू हेल्प स्टूडेंट्स रियलाइज देयर मैक्सिमम पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटी, यानी कि ये बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उनकी शक्ति और सामर्थ्य, क्षमता जो होती है उसका एहसास दिलाने में मदद करता है। करेक्ट। तो जवाब कौन सा आएगा? सवाल पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो वो छात्रों आपका सी है। अगला सवाल है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन द रेफरेंस ऑफ डेवलपिंग कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। संप्रेषण की अथवा भाषाई जो दक्षता होती है, योग्यता, उसके विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है यूजिंग लैंग्वेज फॉर डिफरेंट पर्पजेज एंड फंक्शंस। करेक्ट। यानी कि भाषा जो बच्चे ने सीखी हो उसका विभिन्न अलग अलग उद्देश्यों में और अलग अलग कार्यों में वो इसको यूटिलाइज करता है। वेराइंग द यूज ऑफ लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द सेटिंग एंड पार्टिसिपेंट्स। करेक्ट। वेराइंग द यूज ऑफ लैंग्वेज, यानी कि जो भाषा बच्चा सीखा है उसको विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग पार्टिसिपेंट्स के साथ में वो करता है। मतलब अगर वो टीचर्स के सामने होता है तो वहाँ कम्युनिकेशन का तरीका अलग है, साथियों के बीच में है तो कम्युनिकेशन का तरीका अलग है। प्रोड्यूसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग सिमिलर टाइप्स ऑफ टेक्स्ट, समान ही तरह का जो टेक्स्ट होता है उसको वो समझता है और उससे उत्पाद निर्माण करता है। मेंटेनिंग कम्युनिकेशन डिस्पाइट लिंग्विस्टिक लिमिटेशंस थ्रू द यूज ऑफ डिफरेंट स्ट्रेटजीज। मेंटेनिंग कम्युनिकेशन, संप्रेषण को बरकरार रखता है डिस्पाइट के बावजूद लिंग्विस्टिक लिमिटेशंस, यानी कि भाषाई कुछ कमियां होती हैं, थ्रू द यूज ऑफ डिफरेंट स्ट्रेटजीज, अलग अलग तरीकों से। मतलब भाषा में इतना दक्ष नहीं होता है जब भी कम्युनिकेशन को बनाए रखता है, गलत। भाषा में तो दक्ष होता है, तब भाषा में जब दक्ष होगा तभी तो बच्चा कम्युनिकेशन को मेंटेन रख पाता है। अगला क्वेश्चन, द अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग दैट एम्फेसाइजेज, भाषा शिक्षण का उपागम जो पर बल देता है, किस पर? इंटरैक्शन, वार्ता संप्रेषण पर, एज बोथ द मीन्स एंड द अल्टीमेट गोल ऑफ स्टडी इज। तो ये सवाल तो साइकोलॉजी पर बेस्ड है। आपको पता है सिचुएशनल अप्रोच परीक्षा में नहीं है, स्ट्रक्चरल अप्रोच हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। आगे हम छात्रों देखें तो ऑडियो लिंगुअल अप्रोच हमारे कोर्स में नहीं है, तो हमारे कोर्स में क्या है? कम्युनिकेटिव अप्रोच। अगला क्वेश्चन है छात्रों, द वर्ड्स विच आर अंडरस्टूड एंड कॉन्स्टेंटली यूज्ड बाय द लर्नर इन स्पीकिंग एंड राइटिंग फॉर्म। शब्द जो बच्चे के द्वारा समझे जाते हैं और लगातार इस्तेमाल किए जाते हैं बोलने और लिखने दोनों में ही, उनको छात्रों हम एक्टिव वोकैबुलरी बोलते हैं। दरअसल वोकैब दो तरह का होता है, एक एक्टिव वोकैब होती है, एक पैसिव होती है। एक्टिव वोकैब वो है दैट वी यूज इन राइटिंग एंड स्पीकिंग। पैसिव वोकैबुलरी इज यूज्ड बाय द राइटर्स, जो लेखक लोग काम में लेते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो आपके वोकैब का पार्ट आता है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वो सारा का सारा पैसिव वोकैब होता है, क्योंकि उसको हम बोलचाल में काम में नहीं लेते हैं। लेकिन जिसको बोलचाल और लिखने में इजीली काम में ले रहे हैं वो एक्टिव वोकैब होती है। तो पैसिव तो कौन सी हो गई? जिसको राइटर लोग काम में लेते हैं। जैसे आपके अंग्रेजी में वर्ड ऐसे नहीं आएगा, प्लीज का सिनोनिम निकालिए। परीक्षा में प्रश्न आता है URGE, अर्ज, अर्ज का सिनोनिम छांटो, तो अर्ज का ही क्या होता है? रिक्वेस्ट होता है, प्लीज होता है, तो वो निकल के आते हैं। और पैसिव का पर्यायवाची ही तो होता है इनएक्टिव, क्योंकि एक्टिव का अपोजिट क्या है? इनएक्टिव, नहीं तो पैसिव। और नन ऑफ दीज, तो ये इनकरेक्ट है। जवाब क्या है आपका? ये है। अगला क्वेश्चन छात्रों देखें, विच इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, यानी कि भाषा जो शिक्षण होता है उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है, मूल विशेषता क्या है?
एन एम्फेसिस ऑन लर्निंग टू कम्युनिकेट थ्रू इंटरैक्शन इन द टारगेट लैंग्वेज, यानी कि सेकंड जो भाषा है टारगेट लैंग्वेज अंग्रेजी जो भाषा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संप्रेषण पर बल दिया जाता है। देयर इज ए लॉट ऑफ फोकस ऑन ग्रामर। लैंग्वेज एक्टिवेशन इज लिमिटेड टू क्लासरूम एक्टिविटी, गलत। भाषा संप्रेषण केवल कक्ष की जो गतिविधियां होती हैं केवल वहीं तक सीमित है, बाहर के लिए नहीं है। देयर इज ए लॉट ऑफ फोकस ऑन ग्रामर, नहीं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बल देते हैं, व्याकरण पर नहीं। लर्नर्स ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस आर नॉट गिवन इम्पोर्टेंस इन द लर्निंग प्रोसेस। सीखने की इस प्रक्रिया में अधिगमकर्ता का जो निजी एक्सपीरियंस होता है उसको बिल्कुल महत्व नहीं दिया जाता, बिल्कुल दिया जाता है। जवाब क्या आएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है छात्रों, ए टाइप ऑफ रीडिंग इन विच द फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन आर टेस्टेड फॉर एक्यूरेसी इज कॉल्ड, यानी कि वाचन का एक ऐसा प्रकार, पठन का एक ऐसा प्रकार जिसमें तथ्य और सूचना निकाले जाते हैं और उनकी टेस्टिंग बोले परीक्षण भी किया जाता है कि वो एक्यूरेट है या नहीं। तो स्किमिंग छात्रों क्या होता है, सरसरी निगाह से पढ़ना। इसका मतलब जो फैक्ट और इन्फॉर्मेशन है उसको आप सरसरी निगाह से लेते हैं। स्कैनिंग जो होता है इसमें आप राइटर के द्वारा यूज किए गए इटालिक बोल्ड जो वर्ड्स होते हैं उनको भी बड़ा बारीकी से आप अध्ययन करते हैं। और स्कैनिंग का ही दूसरा नाम इंटेंसिव होता है। इसमें से आप फैक्ट और इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। तो बी और डी तो बराबर हो गए। अब जब आप केवल फैक्ट और इन्फॉर्मेशन ही निकालते हैं तो वो हो गया स्किमिंग और स्कैनिंग। सरसरी निगाह से पढ़ना स्किमिंग, माइन्यूट अध्ययन करना स्कैनिंग, नहीं तो इंटेंसिव। ये दोनों पर्याय हैं। जैसे स्किमिंग का पर्याय क्या है, एक्सटेंसिव है। अब ये कह रहे हैं फैक्ट और इन्फॉर्मेशन तो लेनी है लेकिन उसकी एक्यूरेसी को भी टेस्टिफाई करना है, तो उसको हम छात्रों बोलते क्रिटिकल रीडिंग। अगला क्वेश्चन देखें, द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द कनेक्शन बिटवीन साउंड्स एंड लेटर्स इज कॉल्ड, यानी कोई वर्ण और ध्वनि इनके बीच का जो संबंध है उसको पहचानने की योग्यता क्या कहलाती है। तो फ्लुएंसी तो स्पीकिंग हो गई, तो ये तो है नहीं। अब छात्रों डिकोडिंग कौन करता है, विद्यार्थी करते हैं। शिक्षक के द्वारा विषय वस्तु को सुगम करके बच्चों को पढ़ाया जाता है। बच्चे फिर भी उसको एक बार और सरल बनाते हैं, एक बार और उसको क्या है इजी करते हैं, अपने पर्सनल लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनके साथ अटैच करते हैं ताकि वो उसको भूल नहीं पाए। उसको हम बोलते छात्रों डिकोडिंग। शिक्षक जो विषय वस्तु को सुगम बना के लाता है उसको हम बोलते हैं एनकोडिंग। शिक्षक एनकोडिंग करता है। अब कई बच्चों को जैसे हम बोलते हैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो हमने कोई वर्ड बोला कि लिखो इसका स्पेलिंग, साइकोलॉजी। अब हमारा जो कोई बच्चा गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा या फिर रस्टिक या विलेज या कंट्री साइड ऐसे कुछ स्कूल्स में अध्ययन किया और मैंने कहा लिखो साइकोलॉजी, तो वो स्पेलिंग एस से लिखना शुरू कर देते हैं। एस सुना तो एस लिख दिया। बच्चे को हमने के बोला तो के लिख दिया, सी नहीं लिखा। क्लास बोला तो के लिख दिया, सी नहीं लिखा। अब बच्चे इंग्लिश मीडियम में ऐसे मिलेंगे, साइकोलॉजी बोला तो पी से स्पेलिंग शुरू करेंगे, क्लास बोलोगे तो के से शुरू नहीं सी से करेंगे। यानी कि लेटर और साउंड के बीच का जो संबंध होता है उसको पहचानने की योग्यता फोनिक्स कहलाती है। अगला क्वेश्चन है आपका छात्रों, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द रेफरेंस ऑफ इवेल्युएशन। इवेल्युएशन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो जो झूठ है वो आपको निकालना है। देखो, इवेल्युएशन इज कंसर्न्ड विद असेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज और मेथड्स एंड टेक्निक्स करेक्ट, यानी कि मूल्यांकन का संबंध होता है शिक्षक प्रभावशाली जो शिक्षण है उसके आकलन से, शिक्षण की प्रभावी रणनीतियों के आकलन से, और मेथड और जो तकनीक काम में ली गई हैं उनके वो कितने प्रभावशाली हैं इसके आकलन से करेक्ट। इवेल्युएशन प्रोवाइड्स फीडबैक टू द टीचर्स अबाउट देयर टीचिंग एंड द लर्नर्स अबाउट देयर लर्निंग करेक्ट। मूल्यांकन जो होता है ये शिक्षकों को उनका फीडबैक उपलब्ध कराता है कि उन्होंने कैसा पढ़ा है और विद्यार्थियों को उनके अधिगम का फीडबैक देता है। Evaluation provides accountability to society in terms of the demands and requirements of the employment market correct, यानी कि समाज में भी जब आप मूल्यांकन देखते हैं
तो वहाँ भी क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, रोजगार की क्या स्थितियाँ हैं, ये सब आपको मूल्यांकन से ही पता लगती हैं। इवेल्युएशन हैज वांट ऑफ, अब ये जो वांट लिखा है छात्रों, इसका अर्थ है कमी। ये वांट मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब होता तो हैज एव हैड के साथ थर्ड वर्ब लगाते हैं। इवेल्युएशन हैज वांट ऑफ मैनिफेस्टेशन, मूल्यांकन में प्रदर्शन का अभाव होता है। इन ए परसीव्ड नीड फॉर रेगुलर रिपोर्टिंग टू पेरेंट्स, विद्यार्थियों को नियमित रूप से आप बच्चों की क्या देते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट, उनकी प्रोग्रेस के बारे में बताते हैं। तो इवेल्युएशन में इस चीज का अभाव होता है, इनकरेक्ट। देखो आगे 2 शब्द और 3 सवाल और लिखे हुए हैं, इनको भी आप देख लें। ये शब्द लिखा PHOTOGRAPHY, पहला जो ओ है उसको अंडरलाइन कर दिया और इसका साउंड आइडेंटिफाई करने के लिए कह रहे हैं। तो इसका उच्चारण क्या है? इसका उच्चारण छात्रों फोटोग्राफी अथवा फोटोग्राफी। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है, बी। ये आधा ए है, इसको हम अनस्ट्रेस्ड बोलते हैं। ये औ है तो औ इसमें होता नहीं, ओ ये चंद्र वाला ओ है, ये आपका ओ होता है जिसमें एक मात्रा आप लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच लेटर इन द गिवन वर्ड इज नॉट प्रोनाउंस्ड, दिए गए शब्द में कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण नहीं होता? तो ने का होता है, फे का होता, आई का होता है, के का उच्चारण नहीं होता। के के बाद में जब एन आएगा तो के वहाँ साइलेंट होता है। पी के बाद ऐसा आती है तो पी साइलेंट होता है। टी के बाद ऐसा है तो वहाँ पर टी साइलेंट होता है। एम के बाद अगर बी आता है तो वहाँ बी साइलेंट होता है। एम के बाद एन आता है तो वहाँ एन साइलेंट होता है। अगला क्वेश्चन, BURIED, आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड साउंड, रेखांकित ध्वनि को छांटिए। तो सही उच्चारण छात्रों होता है बेरिड। तो बेरिड में लो पिच का आप ए लेंगे, बरीड नहीं होता है, आधा ए नहीं आता और बुरीड नहीं होता है। तो आज के लिए क्वेश्चन छात्रों इतने ही। इस सीरीज को आगे लेकर फिर अगली क्लास में आपसे फिर एक बार बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं क्वेश्चंस की संख्या आपके लिए बढ़ाता रहूं। और इस उम्मीद के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस इस सीरीज में से आपको परीक्षा में मिलें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।